अब तक हमने पीडीएफ के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में समझा, पढ़ा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी के योगदान के बारे में भी पढ़ा। गांधी युग का प्रारंभ, जिसमें रोलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन 1919 से 1922, इसे हम 2-3 भागों में समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये तथ्य, इनके संबंध में विचार, मुख्य बिंदु जो हमारे नोट्स हैं, जो आपके साथ मैंने साझा किए हैं पीडीएफ के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप में, उनमें हमने पढ़ लिया, सारी इन चीज़ों को देख लिया। थोड़ा सा इन पे प्रकाश डालना ज़रूरी है, थोड़ा सा इनको समझना ज़रूरी है। विस्तार से हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। कुछ उदाहरण भी होंगे, कुछ कथन होंगे, कुछ ऐसी बातें जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लिखे गए समाचार पत्र, उस समय की लिखी गई पत्रिकाएं या उस समय के जो एक्ट हैं, उनसे हम मूलतः समझने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी युग 1919 से 1922 पर हम चर्चा करें, आगे बढ़ें, उससे पहले जवाहरलाल नेहरू ने एक कथन कहा था, उस पर हम बात करेंगे। नेहरू क्या कहते हैं? गांधी जी के संबंध में है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही। नेहरू कहते हैं, गांधी जी ताजी हवा के उस तेज झोंके की तरह आए जिसने हमारे लिए खुली हवा में सांस लेना संभव बनाया। वे प्रकाश की उस किरण की तरह आए जो अंधकार में बैठ गई और जिसने हमारी आंखों के सामने से पर्दे को हटा दिया। वे उस बवंडर की तरह आए जिसने बहुत कुछ को, विशेषकर श्रमिकों के दिमाग को उलट पलट दिया। ये बात गांधी जी के संदर्भ में, गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन में अभूतपूर्व योगदान के संदर्भ में हम इसको देख सकते हैं, नेहरू के द्वारा कही गई ये शब्द। मोहनदास करमचंद गांधी गोपाल कृष्ण गोखले की प्रेरणा से प्रथम महायुद्ध के दौरान जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। गोखले के विचारों ने गांधी जी को बहुत प्रभावित किया। वे गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोखले हैं, वे गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अतः शुरू में गांधी जी गोखले के अनुयायी और राजनीतिक भक्त माने जाते थे। सरकार के साथ सहयोग की नीति में उनका दृढ़ विश्वास था। महायुद्ध के बीच गांधी जी ने युद्ध प्रयासों में अंग्रेजी सरकार की पूरी सहायता की और इसके लिए सरकार ने उन्हें केसरी हिंद स्वर्ण पदक से विभूषित भी किया था। किंतु भारतीय राजनीतिक मंच पर सक्रिय रूप से गांधी जी ने प्रवेश किया 1919 में रोलेट एक्ट के प्रश्न को लेकर। यानी भारतीय राजनीतिक मंच पर गांधी जी की जो सक्रियता है वो 1919 का जो रोलेट एक्ट है उसके प्रश्न को लेकर सामने आई। तो भारतीय राजनीति में गांधी जी का जो प्रारंभ है, या गांधी का प्रारंभ है, जो सक्रिय रूप से हम ले सकते हैं इस काल को, तो इस काल की हम शुरुआत 1919 से कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग कांड की। गरीबी, बीमारी, नौकरशाही के दमन चक्र, अध्यादेश राज और युद्ध काल में धन एकत्र करने और सिपाहियों की भर्ती करने में सरकार द्वारा प्रयुक्त कठोरता के कारण भारतीय जनता अंग्रेजी शासन से बहुत असंतुष्ट हो गई थी। उग्र विचारों और क्रांतिकारियों का प्रभाव बढ़ना स्वाभाविक था। सरकार को भी इसका भान था और डर था कि यदि क्रांतिकारियों की शक्ति को समय पर रहते कुचला न गया तो वे भारत में अंग्रेजी राज्य के लिए घातक खतरा सिद्ध हो सकते हैं। गरीबी, बीमारी, नौकरशाही का दमन चक्र, अध्यादेश राज, जिस तरह से ब्रिटिश सरकार एक पर एक अध्यादेश निकाल रही थी जो शोषण की प्रवृत्ति की ओर इशारा करते थे, और युद्ध काल में धन एकत्र करने की उसकी नीति और सिपाहियों की भर्ती करने में सरकार द्वारा प्रयुक्त कठोरता के कारण, ये कुछ कारण हैं जिनसे
भारतीय जनता अंग्रेजी शासन से असंतुष्ट हो गई थी पूर्ण रूप से, और परिणामतः ही इसी दौरान उग्र विचार और क्रांतिकारियों का प्रभाव भी बढ़ गया था, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रारंभिक काल है वो उदारवाद था, उदारवादी नीतियों पे चलने वाले थे, उदार राष्ट्रवादी थे। हालांकि 1919 से पहले ही उग्र राष्ट्रवादियों का आगमन हो चुका था, परंतु इस 1919 तक आते आते ये उग्र जो राष्ट्रवाद है या क्रांतिकारी जो हैं उनका प्रभाव बहुत तेज़ी से बढ़ा। सरकार को वास्तव में ये डर था कि कहीं क्रांतिकारियों को अगर समय रहते हमने नहीं कुचला तो ये ब्रिटिश राज के लिए बड़ा खतरा सिद्ध हो सकते हैं। तो ब्रिटिश सरकार दमन चक्र को तेजी से चलाना और कुछ इस तरह के अध्यादेश लाना जो दमन के प्रतीक हों और जिनसे भारतीयों में एक डर पैदा हो जाए, जिससे जो उग्र राष्ट्रवाद है या जो क्रांतिकारी हैं इनकी जो संख्या है वो ज़्यादा न बढ़े, और वो एक तरह से आंदोलन की दिशा भी मोड़ना चाहते थे, क्योंकि उनके मन में डर था कि यही स्थिति रही तो ब्रिटिश राज ज़्यादा लंबा यहाँ चलने वाला नहीं है। युद्ध के दौरान 1917 में ही जस्टिस रोलेट के सभापतित्व में एक समिति की नियुक्ति की गई थी। समिति का क्या काम था? समिति का काम था भारत में क्रांतिकारी षड्यंत्रों के बारे में जांच करना तथा उनका सामना करने के लिए आवश्यक कानून बनाने के सुझाव देना, कि जो ब्रिटिश राज है, ब्रिटिश शासन व्यवस्था है, उसके विरुद्ध क्रांतिकारी किस तरीके से षड्यंत्र कर रहे हैं, कौन कौन हैं, किस तरह के षड्यंत्र हैं, क्या उनकी रणनीति है। तो वो समिति ये जांच करेगी, उनके बारे में पता लगाएगी, और फिर उन षड्यंत्रों को या उन रणनीतियों का ब्रिटिश सरकार कैसे मुकाबला करे, कैसे उनको कुचले, कैसे उनका दमन करे, कैसे उसको ख़त्म करे, कैसे उसका सामना करे, उसके लिए कौन से कानूनों की ज़रूरत है जो ब्रिटिश सरकार बनाए, और उन कानूनों पर सुझाव देने का काम इस समिति का था। ये इसका एक गठन का मुख्य उद्देश्य था। समिति के सुझावों के आधार पर फरवरी 1919 में 2 विधेयक विधान परिषद के सामने रखे गए। देशव्यापी असंतोष और परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद 17 मार्च 1919 को इनमें से एक विधेयक पारित कर दिया गया, जो रोलेट एक्ट अथवा रोलेट अधिनियम के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ मैं आपको बताऊं, सरकार ने दूसरा विधेयक पारित करने का प्रयास नहीं किया। वस्तुतः जो एक विधेयक पास हो गया था उसे भी लागू नहीं किया जा सका। यानी जो समिति थी उसने फरवरी 1919 में 2 विधेयक विधान परिषद के सामने रखे। देशव्यापी असंतोष, परिषद के सभी जो भारतीय सदस्य हैं उनके द्वारा किया गया विरोध, यानी पूरे देश में इन विधेयकों के विरुद्ध बिल्कुल असंतोष था। परिषद के सभी भारतीय सदस्यों ने भी इसका खुलकर जमकर विरोध किया। इतना विरोध होने के बावजूद भी 17 मार्च 1919 को इन 2 विधेयकों में से जो समिति ने रखे थे, 17 मार्च 1919 को इन 2 विधेयकों में से एक विधेयक को पारित कर दिया गया, और जिसे अभी आपको मैंने बताया था, जिसे नाम दिया रोलेट एक्ट, यानी इसे रोलेट अधिनियम के नाम से भी पुकारा जाता है। और चूँकि ये जो समिति ने 2 विधेयक बनाए थे, तो इन 2 विधेयकों में दूसरा विधेयक उसने पारित करने का ही प्रयास नहीं किया, क्योंकि ये जो पहला है वो इसे लागू करने में पूरी तरह से सफल नहीं हो सकी। तो इस तरह से ये जो रोलेट एक्ट का गठन है या रोलेट समिति का गठन है, उसके बाद में रोलेट एक्ट का गठन है, और देखा जाए तो कोई यहाँ संवैधानिक सुधार या कानूनी सुधार करने की मंशा ब्रिटिश सरकार की बिल्कुल नहीं थी। वो बिल्कुल उसकी एक ही मंशा थी कि किसी तरीके से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो ये उग्रवादी राष्ट्रवाद पनप रहा है या जो क्रांतिकारी जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं, तो इनके षड्यंत्रों, इनकी रणनीतियों और ये जो आंदोलन है इसको कैसे ख़त्म किया जा सके, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस समिति का गठन हुआ था। और उसी चीज़ या उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जो अपने विधेयक रखे थे, हम जो आगे का जो भाग है द्वितीय, उसमें इस पर हम बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे कि रोलेट एक्ट
क्या था, किस तरह से उसका विरोध हुआ, किस तरह से दमन चक्कर चले ब्रिटिश सरकार के, फिर किस तरह से जलियांवाला बाग जो कांड है वो हुआ, और जलियांवाला बाग के बारे में हम जानते हैं कुछ मुख्य मुख्य बातें। अगले भाग में हम इसका विस्तार से वर्णन करने का प्रयास करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जलियांवाला बाग की एक छोटी छोटी घटनाओं को हम लेंगे तो वो सारी चीज़ें राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी युग 1919 से 1922 का जो हमारा द्वितीय भाग होगा, उस व्याख्यान में हम उस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।